हेलो स्टूडेंट, आई एम बायोलॉजी एक्सपर्ट फॉर नीट यूजी कैटेगरी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस बायोलॉजी की 11th क्लास की नीट यूजी एंड 11th नीट यूजी कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका चैप्टर है 11th का चैप्टर 17। चैप्टर नेम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसका लेक्चर 3 है, यानी कि लेक्चर पार्ट 3 है। इसका पार्ट 1, 2 इसी चैनल पर हम प्रोवाइड करा चुके हैं। इसका पहला पार्ट पहले मेरे ही चैनल पर जाकर पार्ट 1 और 2 देख लीजिए। उसके बाद आपको ये क्लास ज़्यादा समझ में आएगी। तो इस क्लास में, तो पिछले लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास की बात करें तो हमने फ्रंट व्यू ऑफ लेरिंग्स के बारे में डिस्कस किया था। और वी टॉक्ड अबाउट कुछ ट्रेकिया के बारे में डिस्कस किया था। वी टॉक्ड अबाउट, हमने वोकल कॉर्ड्स के बारे में डिस्कस किया था। और टुडे वी विल डिस्कस एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। किस लेवल पर? एल्वियोलाई लेवल पर। किस लेवल पर? एल्वियोलाई लेवल पर। जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, माय नेम इज मोहम्मद रहीम, जो कि टोटल 1 ईयर्स एक्सपीरियंस है ऑफलाइन कोचिंग सेंटर का, जो कि मैंने बीएससी करके रखा है और अभी भी यानी कि पढ़ाई जारी है। बस पढ़ रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, और कोई काम नहीं है। बस पढ़ा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। तो अभी भी पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहा हूँ। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए, ये सब बात अलग हो गई। तो मैं अभी मुद्दे पर आता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो वी आर रेडी टू ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि सबसे पहले हवा पहले ट्रेकिया में गया। किसमें गया? ट्रेकिया से जो एंटर किया हवा, वो आपका प्राइमरी ब्रोंकाई में गया। प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद आपका गया हवा, एयर जो एंटर किया वो गया सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्शियरी ब्रोंकाई। कहाँ गया हवा? टर्शियरी ब्रोंकाई से आपका हवा एंटर किया। किसमें? टर्शियरी ब्रोंकाई से आपका हवा, यानी कि आप जब सांस लेते हैं तो हवा किसके से टर्शियरी के बाद हवा एंटर किया टर्मिनल ब्रोंकाई के बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल में जाकर खुली। किसमें? ब्रोंक्यूल में। ब्रोंक्यूल इनिशियल के बाद आपका इनिशियल ब्रोंक्यूल के बाद कहाँ खुला था? इनिशियल ब्रोंक्यूल की बात करें तो उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। किसमें? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद एल्वियोलर डक्ट के बाद आपका कहाँ खुला था? एल्वियोलर डक्ट के बाद लास्ट आपका एल्वियोलाई में खुला। कहाँ? एल्वियोलाई। तो क्या एक्सचेंज इस सारे पार्ट में होता है? लंग्स के अंदर तो ये सारे पार्ट है। प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल एंड एल्वियोलर डक्ट, ये सब तो लंग्स का पार्ट ही। क्या लंग्स से एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाता है? नहीं। एक्सचेंज कहाँ से स्टार्ट होता है? एक्सचेंज की बात करें तो ये एक्सचेंज यहाँ से आपका शुरू होता है। कहाँ से?
यहाँ से यहाँ तक कोई एक्सचेंज नहीं होता, यहाँ से यहाँ तक कोई एक्सचेंज नहीं होता है। यहाँ से यहाँ तक, ओह सॉरी, एक बात तो लिख ही नहीं पाए, तभी हम सोच रहे हैं कि कुछ गलत हुआ लगता है। चलो फिर से लिखते हैं। इनिशियल के बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल भी है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद आपका आता है रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद आता है क्या? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद आता है आपका एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट, ये क्या है? यू है आपका एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट के बाद अल्टीमेटली ये कहाँ खुलता है? एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई अल्टीमेटली कहाँ खुलता है? एल्वियोलाई में। तो क्या पूरे पार्ट में क्या यानी कि एक्सचेंज हो जाती है? ये तो पूरे पार्ट लंग्स का हम बता दिए कि लंग्स में एक्सचेंज होता है। किसमें शुरू होता है? लंग्स। तो किस लंग्स में किस पार्ट से शुरू होता है एक्सचेंज? तो यहाँ से यहाँ तक टर्मिनल तक आपका कोई भी, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है। एक्सचेंज कहाँ से शुरू होना स्टार्ट होता है? रेस्पिरेटरी से। कहाँ से? रेस्पिरेटरी से एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो चलो, और तो ये इस पार्ट को, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम बोल देंगे, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम बोल देंगे कंडक्टिंग पार्ट। कौन सा पार्ट बोल देंगे? कंडक्टिंग, कंडक्टिंग जोन, कंडक्टिंग जोन। और यहाँ से यहाँ के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम बोलते हैं कंडक्टिंग के बाद रेस्पिरेटरी जोन। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी जोन, रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन। तो यहाँ से जो कंडक्टिंग पार्ट है, इसमें देयर आर नो एक्सचेंज ऑफ गैस, नो एक्सचेंज, एक्सचेंज। यहाँ पर आपका क्या होता है? एक्सचेंज होता है। यहाँ पर आपका एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है। किस पार्ट से? रेस्पिरेटरी पार्ट से। एक्सचेंज, यहाँ से आपका एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है, जो कि क्या है? रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी जोन से। कहाँ से? रेस्पिरेटरी जोन से। अब देखिए, आप कुछ यानी कि अगर आप ड्रॉपर होंगे तो आपको पता होगा कि कुछ यानी कि टिश्यू वाला जो चैप्टर है उसमें होता है कुबाइडल, यानी कि कुबाइडल थोड़ा इतना सा होता है पहले। क्या? कुबाइडल के सेल, कुबाइडल सेल कितना इतना कुबाइडल सेल। कुबाइड के बाद स्क्वामस होता है, इससे थोड़ा बड़ा होता है। उसके बाद आपका इससे भी बड़ा होता है कोलुमनार के सेल। कौन सा? कोलुमनार से। तो इसमें कौन सा यानी कि एक्सचेंज होंगे, तो जितना आपका पतला होगा सेल, जितना पतला होगा, जितना आपका पतला होगा उतना ही जल्दी एक्सचेंज होगा। तो ये क्या है आपका? कुबॉइडल, नहीं स्क्वामस। कौन सा हुआ? स्क्वामस। तो हम क्या लगा देंगे इसमें? स्क्वामस, स्क्वामस एपिथेलियम यहाँ पर लगा देंगे। किसमें? रेस्पिरेटरी जोन में। यहाँ ऐसा नहीं समझना, लेकिन यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर तो हमको एक्सचेंज नहीं करना है, यहाँ पर एक्सचेंज नहीं करना है, यहाँ पर हम लगाएंगे कुबॉइडल, कुबॉइडल एपिथेलियम। यहाँ पर क्या लगाएंगे? कुबॉइडल एपिथेलियम। यहाँ पर हम क्या लगाए? स्क्वामस एपिथेलियम। समझ गए?
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। लेकिन आपका जो ये मैंने बताया था कि मतलब ट्रेकिया में जो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होता है वो लंग्स के अंदर भी एंटर करती है। लंग्स के अंदर कहाँ तक एंटर करती है? लंग्स से अंदर की बात करें तो वो एंटर करती है कहाँ तक करती है? इनिशियल ब्रोंक्यूल तक ही एंटर करती है। यही तक रहता है आपका सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। सी शेप्ड रिंग क्यों? उससे आगे क्यों नहीं गया? क्योंकि उससे आगे और पतला होता जा रहा, नेरो होता जा रहा, नेरो और नेरो होता जा रहा, पतला होता जा रहा है। इसलिए वहां लगाना, वहां सी शेप्ड रिंग लगाना क्या है? इम्पॉसिबल है। समझ गए? तो वहां हम रिंग नहीं लगा सकते। समझ गए? तो अब हम डिस्कस करेंगे। चलो इसके बारे में समझ में आ गई बात। चलो इसका फोटो खींच लो, हम मिटा देते हैं। चलो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, हम बना लेते हैं स्ट्रक्चर किसका? लंग्स का। किसका स्ट्रक्चर बनाएंगे? लंग्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस तरीके से आपका लंग होता है। यहाँ से आपका लंग निकलती है और थोड़ा सा यहाँ पर नॉच बन जाती है। क्या बन जाती है? नॉच बन जाती है। यहाँ से आपका ये निकलती है लंग्स, फिर आपका क्या बन जाती है? नॉच बन जाती है। समझ गए? अब देखिए इसमें नॉच नहीं बना, इसमें क्या बना? नॉच बना। थोड़ा सा क्या हो गया? धस गया। क्या हो गया? धस गया। ऐसे ऐसे गया, ऐसे धस गया। समझ गए? अब देखिए ये जो पार्ट है, इसमें जो इसको यानी इस लंग को जो डिवाइड करता है उसका नाम, जो लंग्स को डिवाइड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज फिशर। क्या बोलते हैं? फिशर। ये ऑब्लिक रूप से डिवाइड कर रहा है, ऑब्लिक रूप से डिवाइड कर रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज ऑब्लिक फिशर। ऑब्लिक फिशर। ऑब्लिक फिशर। लेकिन ये जो लोब बन गया, ये जो लोब बन गया, उस जो ऊपर की साइड लोब है, द अपर साइड लोब इज कॉल्ड एज सुपेरियर लोब। क्या बोलेंगे? सुपेरियर लोब। चलो ब्लैक कलर से ही लिख लेते हैं, सुपेरियर लोब। जो नीचे की साइड लोब है, द नीचे की साइड जो लोब है, लोअर साइड जो लोब है, उसको हम बोलते हैं इन्फेरियर लोब। दैट इज कॉल्ड एज इन्फेरियर लोब। इन्फेरियर लोब। अब देखिए जो इस लंग को, यानी कि ये हो गया आपका लेफ्ट साइड का लंग, ये हो गया आपका राइट साइड का लंग। आप बोलेंगे कैसे? ये तो आपके राइट साइड तरफ राइट होना चाहिए, लेफ्ट साइड की तरफ लेफ्ट होना चाहिए। नहीं, हम ऐसे अगर देखते हैं तो ये लेफ्ट हो गया, ये क्या हो गया? राइट हो गया। तो इधर राइट हुआ कि नहीं? समझ गए? तो जो राइट साइड का लंग है, वो लंग आपका दो फिशर से डिवाइड होता है, दो फिशर से डिवाइड करता है। एक फिशर आपका हॉरिजॉन्टल फिशर, एक फिशर आपका ऑब्लिक फिशर। इसको हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल फिशर। दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल फिशर। हॉरिजॉन्टल फिशर, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज ऑब्लिक फिशर। ऑब्लिक फिशर। ऑब्लिक फिशर। अब देखिए इसमें जो लोब बना है, द अपर साइड जो लोब है, दैट इज कॉल्ड एज सुपेरियर लोब। सुपेरियर लोब।
नीचे की साइड जो यानी कि लोअर साइड जो लोब प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज इंफेरियर लोब, इंफेरियर लोब। लेकिन जो बीच में प्रेजेंट है एक लोब, इसमें 3 लोब है। कितने लोब हैं? 3 लोब। देयर आर 3 लोब लेफ्ट राइट साइड ऑफ लंग। 3 लोब इस लंग यानी कि बीच वाले लोब को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द मिडिल लोब इज कॉल्ड एज मीडियल लोब, मीडियल लोब, मीडियल लोब। अब यहाँ पर आपका हार्ट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? हार्ट प्रेजेंट होता है। तो इसके बारे में डिस्कस हो गई। अब हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगे। एक्सचेंज ऑफ इसके बारे में आप जान लिए कुछ, तो बहुत चीज़ें आप जान लिए। लोब के बारे में जान लिए तो इसको यानी कि इसको नोट कर लो। अब हम इसको मिटा रहे हैं। अब हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगे। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, we will discuss exchange of gases. Now we will discuss exchange of gases. चलो exchange of gases, exchange of गैस किस लेवल पर? एल्वियोलाई लेवल पर। किस लेवल पर? हम एल्वियोलाई लेवल पर। किस लेवल पर? एल्वियोलाई। अब कितने लो एल्वियोलाई आपके लंग्स में प्रेजेंट होता है? लंग्स की बात करें तो देयर आर 300 मिलियंस कंबाइन 2 लोब्स, 2 लंग्स, 2 लोब बोल रहे, 2 लंग्स यानी कि दोनों लंग मिलाकर कितना? 300 मिलियंस एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है। कितना? दोनों लंग्स में मिलाकर कितना? 300 मिलियंस एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है। क्या एक लंग्स में 2 लंग्स होते हैं प्रेजेंट, तो एक लंग्स में क्या 150 होगा? एक लंग्स में भी 150 है? नहीं, देयर आर नो इक्वल डिवीजन, नो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि उसके यानी कि जो आपके लेफ्ट वाला लंग है उसमें थोड़ा सा क्या है? नोच है हार्ट के लिए। लेकिन जो राइट वाला लंग है उसके यानी कि उस लंग्स में नोच, कोई भी नोच नहीं है, कोई भी नोच नहीं है। समझ गए? तो अब एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। चलो इससे छोटा बना लेते हैं। बोर्ड छोटा है इसलिए आपको सिर्फ दिखाए, समझ आना चाहिए, बड़ा बनाने से कुछ नहीं होता है। चलिए यहाँ पर आपका एल्वियोलाई है। यहाँ पर जो इंटरनल लाइनिंग है वो किसका है? किसका है? स्क्वामस एपिथेलियम का। किसका? न्यूमोसाइट्स के सेल है। कौन सा सेल? जो सेल है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमोसाइट। टाइप 1 न्यूमोसाइट, न्यूमोसाइट जो टाइप 1 न्यूमोसाइट, ये जो टाइप 1 न्यूमोसाइट है वो किससे रिलेटेड करता है? न्यूमोनिया से। किससे? तो हमारा निमोनिया जो है वो लंग से ही रिलेटेड करता है। समझ गए? यानी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन से ही रिलेट करता है निमोनिया आपका डिसऑर्डर। समझ गए? तो इसमें स्क्वामस सेल है। कौन सा सेल? स्क्वामस एपिथेलियम। समझ गए? अब देखिए यहाँ पर टाइप 1 है तो टाइप 2 भी होना चाहिए। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि टाइप 2 भी होना चाहिए। चलो बना लेते हैं।
इसके ऊपर टाइप 1 के ऊपर आपका यहाँ पर एपिथेलियम, लेसिथिन, एपिथेलियम बोल रहे हैं, लेसिथिन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पर एक लेयर प्रेजेंट है जो इसको पिचकने से, कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती है। दैट इज कॉल्ड एज लेसिथिन। लेसिथिन, लेसिथिन क्या है? टाइप 2 न्यूमोसाइट, टाइप 2 न्यूमोसाइट, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स के सेल है। समझ गए? अब देखिए यहाँ पर हमको पास में ही क्या है, एक ब्लड वेसल क्या प्रेजेंट है? ब्लड वेसल। चलो ब्लैक कलर से बना लेते हैं। पास में ही क्या प्रेजेंट है? आपका ब्लड वेसल प्रेजेंट रहता है। तो ब्लड वेसल, इसका लेवल कर लेते हैं। ब्लड, ये क्या है आपका? ब्लड वेसल, ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के बाद ब्लड वेसल के इंटरनल लाइनिंग को आप जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, तभी तो हमको पता चलेगा कि कैमरे के पीछे कोई जिंदा व्यक्ति है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म देख रहा है ये वीडियो। समझ गए? तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए भी। चलो, तो इंटरनल लाइनिंग, ब्लड वेसल के इंटरनल लाइनिंग को वी आर कॉल्ड एज एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? एपिथेलियम, एपिथेलियम बोलते, सॉरी एंडोथेलियम। क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम, एंडोथेलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल दिस? दिस इज कॉल्ड एज एंडोथेलियम। समझ गए? अब देखिए इस पार में भी इसका एंडोथेलियम प्रेजेंट है इस बार में। तो अगर यहाँ पर ऑक्सीजन आया, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन तो आएगा ही, ऑक्सीजन आने यहाँ पर आने के बाद ये सबसे पहले टाइप 1 न्यूमोसाइट स्क्वामस यानी कि एल्वियोलाई के एल्वियोलर एपिथेलियम को पहले लांघेगी और स्पेस जो बीच में जो एल्वियोलाई और ब्लड वेसल के बीच में जो स्पेस है यानी कि बेसमेंट सब्सटेंस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। स्पेस में क्या प्रेजेंट हो रहा है? स्पेस में बेसमेंट सब्सटेंस, बेसमेंट सब्सटेंस को भी ये क्या करेगा? लांघेगा। लांघने के बाद ये लास्ट में तीन बैरियर को ये लांघ कर पार होता है, ब्लड वेसल में जाता है। लास्ट पार्ट है आपका एंडोथेलियम को भी लांघ कर ये निकलता है। समझ गए? देखिए चलो, जगह नहीं है, इसको नोट कर लो, यही लिख दे। क्या यहाँ नहीं लिख सकते? नहीं जगह होगा। चलो इसको मिटा देते हैं, नोट कर लो। विद द हेल्प ऑफ किस, वो जो लांघ कर जो ऑक्सीजन आपका पार यानी कि एल्वियोलाई से ब्लड वेसल तक जाती है, ब्लड वेसल तक जाती है, किसके थ्रू जाती है? विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। किस प्रोसेस? विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की प्रोसेस से जाते हैं। डिफ्यूजन में क्या है? वो जो मेम्ब्रेन था, वो जो तीनों मेम्ब्रेन यानी कि आपका क्या था? पहले एल्वियोलर एपिथेलियम ठीक था, उसके बाद बेसमेंट सब्सटेंस था और उसके बाद आपका क्या था? एंडोथेलियम। तो उन तीनों लेयर को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी उन तीनों मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। अब देखिए यहाँ पर आपका एल्वियोलाई था, यहाँ पर आपका क्या था? न्यूमोसाइट्स के सेल थी। टाइप 1 न्यूमोसाइट्स, टाइप 1 न्यूमोसाइट्स के सेल। कौन सा? स्क्वामस एपिथेलियम। समझ गए?
उसके बाद स्पेस था, स्पेस के बाद ब्लड वेसल था। क्या था? ब्लड वेसल। इस तरीके से अलविलाय था। यहाँ पर क्या था आपका? ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के अंदर भी क्या था आपका? एंडोथेलियम की लाइनिंग थी। तो इन तीनों को लांघने के बाद यहाँ पर प्रेजेंट करती है। इन तीनों मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। वी आर कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। समझ गए? अब देखिए, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के पास 3 बैरियर है। कितना? 3 बैरियर है। एक एल्वियोलर, एक है आपका एल्वियोलर एपिथेलियम, दूसरा है आपका बेसमेंट सब्सटेंस, तीसरा है आपका एंडोथेलियम। समझ गए? चलो, तो देयर आर थ्री बैरियर। 3 बैरियर। कौन कौन से बैरियर? फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एल्वियोलर एपिथेलियम। alveolar epithelium. That second one is called as basement substance. Basement substance के बाद then third one is called as endothelium। क्लियर था? क्या था? एंडोथेलियम। उसके बाद 3 लेयर। कितना? 3 लेयर को लांघ कर इसको पार करना पड़ता है। समझ गए? अब देखिए आपका टाइप, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप 1 न्यूमोसाइट एंड टाइप 2 न्यूमोसाइट। क्या इसका फंक्शन क्या है लिख लेते हैं। उसको बता तो दिए कि इसके पास ये बाहर में एक लेयर होता है किसका? न्यूमोसाइट 1 लेसिथिन का। ये जो लेसिथिन है वो यानी कि आप जब जेस्टेशन पीरियड में होते हैं, यानी कि 7th मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड, उसी समय ये लेसिथिन बनता है। पहले नहीं बनता है, कब बनता है? 7th मंथ ऑफ, नहीं ना तो बाद में बनता है ना पहले बनता है। कब बनता है? 7th मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड के समय। समझ गए? लेकिन कोई शिशु क्या होता है, कोई फीटस क्या होता है, 7th मंथ से पहले ही कोई किसी का जन्म 7th मंथ से पहले हो गया या तो फिर 7th मंथ में हो गया, तो उसमें लेसिथिन नहीं बनेगा। अगर लेसिथिन नहीं बनेगा तो obvious बात है कि लेसिथिन नहीं बनेगा तो लेसिथिन क्या करता है? सरफेक्टम का काम करता है। किसका? सरफेक्टेंट का। किसका? सरफेक्टेंट। उसमें सरफेक्टेंट नहीं होगा तो वो कोलैप्स कर सकता है। अगर लेसिथिन नहीं बनेगा तो ये कोलैप्स कर सकता है। क्या कर सकता है? कोलैप्स कर सकता है। समझ गए? देखिए, जब, चलो लिख लेते हैं, चलो इसको मिटा लेते हैं, लिख लो। न्यूमोसाइट क्या नाम था सेल्स का? पेन भी नहीं चल रहा है साला। न्यूमोसाइट की बात करें तो सबसे पहले टाइप 1 लिखे थे वहां पिछले, अभी बताए तुरंत। उसके बाद टाइप 2 न्यूमोसाइट। इसका जो फंक्शन है देयर आर इन्वॉल्व्ड इन किसमें? डिफ्यूजन के द्वारा ही हमने उसका ट्रांसपोर्टेशन किया। किसका? ऑक्सीजन का। लेकिन इसका जो फंक्शन है वो किसमें है? इट फॉर्म्स लेसिथिन। ये क्या करता है? लेसिथिन बनाता है। लेसिथिन इज ए टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड। लेसिथिन क्या है? टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड।
इज ए टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड। ये जो आपका फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड किसका कार्य करता है? ये सरफेक्टेंट का सरफेक्टेंट का कार्य करता है। ये सरफेक्टेंट क्या करता है आपको? सरफेक्टेंट का फंक्शन क्या है? इट रिड्यूसेस किसमें ये रिड्यूस करता है? इट रिड्यूसेस सरफेस टेंशन इट रिड्यूसेस सरफेस टेंशन किसमें? यानी कि बिटवीन इट रिड्यूस सरफेस टेंशन बिटवीन किसमें? एल्वियोलाई एंड एयर में। किसमें? एल्वियोलाई एंड एयर में। लेकिन हम क्या बताएं कि लेसिथिन कब बनता है? 7th मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड। 7th मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड। तो अगर किसी यानी कि किसी बच्चे में यानी कि 7th मंथ के टाइम ही अगर किसी बच्चे का बर्थ हो गया 7th मंथ में ही किसी बच्चे का बर्थ हो गया, तो उसमें लेसिथिन नहीं बनेगा, तो सरफेक्टेंट नहीं बनेगा, तो वो कोलैप्स कर सकता है। क्या करना? प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम है आपका जो नहीं बना उसकी कमी को हम जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज एटीलेक्टाइसिस। चलो एटीलेक्टाइसिस जिसमें नहीं बनता है सरफेक्टेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज एटीलेक्टाइसिस। चलो इसको लिख लो। कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई ड्यू टू collapse of alveoli due to insufficient इनसफिशिएंट सरफेक्टेंट के यानी कि सरफेक्टेंट के कमी के कारण ही एल्वियोलाई क्या हो जाता है? एल्वियोलाई का कोलैप्स करना, दैट इज कॉल्ड एज एटीलेक्टाइसिस। रीजन क्या है इसका? रीजन ये है आपका, चलो रीजन लिख लेते हैं। दैट इज रीजन क्या है? रीजन तो फर्स्ट क्या है? जो बंदा स्मोकिंग करता है उसका जो यानी कि बच्चे का बर्थ होता है, जब चाइल्ड का बर्थ होता है उसका जो लंग्स होता है वो किस कलर का होता है? बिल्कुल पिंक कलर का होता है। कौन सा कलर का? पिंक कलर का। लेकिन जब यानी कि एडल्ट के टाइम जब उसका क्या यानी कि उसका स्कैन कराने जाते हैं तो कलर स्कैन करते हैं तो आपका कैसा हो जाता है? लंग्स ब्लैक पर्पलिश कलर का। किस कलर का? ब्लैक पर्पलिश कलर का हो जाता है। कैसा हुआ? लेकिन जो स्मोकिंग करता है उसका जो लंग्स होता है वो तो बिल्कुल ही यानी कि झुलस जाता है, बहुत ही खराब हो जाता है। सांसें बहुत कम है, 1 मिनट में 12 बार आप सांस लेते हैं। कितना? 12 बारी आप सांस लेते हैं। तो
1 घंटे में कितने हो गया, 1 घंटे के बाद 24 घंटे, 24 घंटे पूरे जिंदगी में कितना सांस है बचा है वो कोई नहीं बता सकता। बहुत सांस है, बहुत कम है, इसलिए आप टेंशन लेकर इसको नहीं गुजारिए, इसको कोई काम करके गुजारिए। समझ गए? तो फर्स्ट रीजन इज स्मोक एंड सेकेंड रीजन इज प्रीमेच्योर बेबी, प्रीमेच्योर चाइल्ड। देखिए प्रीमेच्योर चाइल्ड, बिकॉज प्रीमेच्योर चाइल्ड क्योंकि because it is formed because it is formed lecithin. It is formed because it is formed during 7th month of gestation period, 7th month of gestation period में 7th मंथ के जेस्टेशन पीरियड में इसका किसका लेसिथिन बनता है। कौन बनता है? लेसिथिन बनता है। समझ गए? इसीलिए वो क्या कर सकता है, कोलैप्स अगर नहीं हुआ तो नहीं बना तो उसको, उस शिशु को, यानी कि उस फीट जो जिस चाइल्ड का बर्थ हुआ उस चाइल्ड को हम स्टेरॉइड देकर हम क्या करते हैं, उसको सर्फेक्टेंट देते हैं तो उसको जिंदा रखा जा सकता है। तो चलो उसके लिए डॉक्टर प्रेजेंट है तो कोई भी बात संभव हो सकती है। तो चलो यही हमारा क्या था रीज़न। तो ये बातें समझ में आ गई होगी आपको, यानी कि जिसके अंदर लेसिथिन नहीं बना, दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड एटीलैक्टेसिस। तो एटीलैक्टेसिस क्या है, इसका स्टेटमेंट लिख दिए, कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई ड्यू टू इनसफिशिएंट सर्फेक्टेंट के कमी के कारण एल्वियोलाई का कोलैप्स होना, दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज एटीलैक्टेसिस। समझ गए? अब देखिए रीजन इसका क्या है, जो इस बंदा स्मोकिंग करता है उसका तो बना सर्फेक्टेंट क्या होता है, खत्म हो जाता है। और दूसरा कारण क्या है आपका, प्रीमेच्योर चाइल्ड। इट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग 7th, क्योंकि बिकॉज इट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग 7th मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड, क्योंकि ये बनता है कब है, 7th मंथ के जेस्टेशन पीरियड में ही बनता है। अगर ये 7th मंथ के जेस्टेशन पीरियड में बनेगा तो अगर पहले 7th मंथ से पहले अगर इसका बच्चे का बर्थ हो जाएगा तो उसमें सर्फेक्टेंट लेसिथिन नहीं बनेगा, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है सर्फेक्टेंट नहीं बनेगा तो वो उसका एल्वियोलाई क्या कर सकता है, कोलैप्स कर सकता है कि नहीं। इसीलिए उसको स्टेरॉइड के द्वारा डॉक्टर उसको सर्फेक्टेंट देते हैं तब उसको जिंदा रखा जा सकता है उस बच्चे को। समझ गए? चलो इसको फोटो खींच लो। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका पूरा का पूरा लंग है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। पूरा का पूरा जो लंग है आपका, लंग प्रेजेंट होता है थोरेसिक कैविटी में। किसमें? थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। थोरेसिक कैविटी। अब देखिए आपके जो थोरेसिक कैविटी है, यानी कि लंग्स के नीचे की साइड क्या है, लंग्स के लेफ्ट एंड राइट की साइड क्या है, यानी कि लंग्स के आगे की साइड क्या है और लंग्स के पीछे के साइड क्या है। तो चलो लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे आगे की साइड। कौन साइड? आगे की साइड, दैट इज वेंट्रल साइड। लंग्स के वेंट्रल साइड आपका क्या है, स्टेर्नम। क्या है? स्टेर्नम के बारे में
यानी कि आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। किसमें? लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में, उसी में हम पढ़ेंगे स्टेरनम के बारे में। स्टेरनम डिटेल में पढ़ेंगे उसमें। उसके बाद क्या होता है? पीछे, यानी कि डोर्सल, दैट इज डोर्सल। डोर्सल की तरफ क्या है? क्या है? रिब्स है। क्या प्रेजेंट है? रिब्स। डोर्सल साइज क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है, सॉरी, पीछे की साइड वर्टिब्रल कॉलम ही होता है, वर्टिब्रल कॉलम। अब पीछे हो गई, आगे होगी। अब लेटरल, यानी कि लेफ्ट और राइट क्या है? दैट इज लेटरल। लेटरल की बात करें तो लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट एंड राइट क्या है? रिब्स है। क्या प्रेजेंट है? रिब्स। अब देखिए, रिब्स के बाद की बात करें तो आता है क्या? रिब्स के बाद की बात करें तो आपका आता है, यानी कि लेटरल के बाद पोस्टेरियर साइड क्या है? यानी कि नीचे की साइड क्या है? नीचे की साइड, लंग्स के नीचे की साइड क्या है? पोस्टेरियर। पोस्टेरियर साइड की बात करें तो पोस्टेरियर साइड है आपका क्या? पोस्टेरियर साइड क्या है? डम साइज स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज डायफ्राम। क्या है नीचे की साइड? डायफ्राम। समझ गए? तो इस क्लास में थोड़ा, यानी कि थोड़ा कभी कभी हम भूल जाते हैं, तो नोट्स को भी देखना पड़ता था। उससे तो आपको समझाने से मतलब है, उससे हमको आपको क्या मतलब है? नोट्स देखे सर या नहीं देखे, बहुत से बड़े टीचर नोट्स देकर ही पढ़ाते हैं, उससे कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होता है। स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, हम क्लियर आपको समझा ही रहे होते तो ज़्यादा सोचेगा नहीं। चलो, सो अब हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। सो वी आर डन दिस सेशन। अगली क्लास में हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। इसका एनसीईआरटी पढ़ के आइएगा, और इसका एनसीईआरटी पढ़ के इसका P/Q लगाइएगा, और इसका नोट्स को भी, यानी कि इस नोट्स को भी डिवाइड करेगा। एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स बनाए तो। सो वी आर डन दिस सेशन। मिलते हैं अगली क्लास में मैकेनिज्म एंड ब्रीदिंग में।